नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस होती क्या है और फिर उसके बाद इसके पर्पस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च डिजाइन हमें कैसे करना है, एज्यूम्पशंस क्या हैं इसके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से होगा, जैसे y इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 एंड सो ऑन प्लस एरर टर्म। ठीक है, तो ये जो एरर टर्म है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो होगा। दोस्तों, ये जो y एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4 ये वाले सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और a इंटरसेप्ट है b1 b2 b3, इनको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो जो कंडीशन है रिग्रेशन एनालिसिस की, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये इन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रेडिक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन वेरिएबल। तो दोस्तों, जो पर्पज है हमारा, पहले हम इसको समझ लें। देखिए, ये जो टोटल डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब टोटल रिग्रेशन का, ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है और ये मीन है। मतलब सभी जो ऑब्जर्वेशन हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के, उनका मीन है ये। ठीक है, और ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू इसको हम समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है और ये जो है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा हो। मतलब ये वाला डिफरेंस वाई आई माइनस वाई आई कैप शुड बी लेस इन कंपैरिजन टू वाई कैप आई और ये जो वाई बार है इसके कंपैरिजन। अब इसके जो एज्यूम्पशंस हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के एज्यूम्पशंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के दो ऑब्जेक्टिव हैं प्राइमरीली। एक तो प्रिडिक्शन पर्पस के लिए हमारे पास डेटा है और उस डेटा के बेस पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमें तीन चीजें बताती है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो होगा या कोरिलेशन होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा हमारा। जैसे साइन हमें बताता है पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में -1 से +1 के बीच में वो होगी। और ये मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर 0 या उसके आसपास वैल्यू है 0.03 या 0.12, तो इसका मतलब है कि वीक कोरिलेशन है बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। और हमें चाहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो हाई हो, चाहे वो लोअर साइड, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप जो है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करने के लिए, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मान लीजिए हम एक अपने स्टडी में 20 वेरिएबल्स ले रहे हैं जिसमें से 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है और 19 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो 19 इंडिपेंडेंट वेरिएबल सभी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। उसमें कुछ ही वेरिएबल्स ऐसे होंगे उसमें जो जिनका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कुछ ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसमें फिर सेकंड जो इसका कॉन्सेप्ट है समझने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का, वो है रिसर्च डिजाइन हम किस तरीके से करें। तो दोस्तों, रिसर्च डिजाइन के लिए एक तो सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट होती है। सैंपल साइज हमारा 5:1 होना चाहिए। अगर हमारे पास 20 वेरिएबल्स हैं तो हमें कम से कम 100 रेस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछने चाहिए।
दूसरा जो, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और वैसे डिजायरेबल जो होगा 10 to 15 टाइम्स अगर हमारे पास सैंपल साइज है वेरिएबल्स के, तो वो जो उसमें रिजल्ट्स होंगे हमारे ज़्यादा एक्यूरेट आ सकते हैं। फिर ये जो वेरिएबल्स हैं, दोनों ही वेरिएबल y जो भी हमने डिस्कस किया था, y और x, ये y x1 x2 x3 दोनों ही मैट्रिक फॉर्म में होंगे। मतलब डेटा जो है हमारा वो मैट्रिक फॉर्म में होगा। मतलब क्वेश्चंस हमने वो चाहे तो रेशियो स्केल में बनाए हो या इंटरवल स्केल में बनाए हो, तभी हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर इन केस अगर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई नॉन मैट्रिक भी है, कैटेगरिकल में भी है, तो उसको फिर हम डमी वेरिएबल्स के थ्रू, इंडिकेटर कोडिंग या इफेक्ट कोडिंग के थ्रू उसको करके हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो सिंपल मैट्रिक वेरिएबल्स ले रहे हैं, दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। अब इसके बाद जो है ये एज्यूम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, कि जैसे पहला एज्यूम्पशन है लीनियरिटी ऑफ द फिनोमिना मेजर्ड। मतलब जो हमारा जो एरर टर्म है वो एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, उसकी नॉन लीनियर रिलेशनशिप ना हो, जैसे इस तरीके से आ जाए या वो इस तरीके से आए, या कोई फनल शेप में आ रहा है डेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से नहीं। वो हम चाहते हैं कि एक ट्रेंड को लीनियर रिलेशनशिप हो, चाहे वो पॉजिटिव कोलिनियर हो या वो नेगेटिव हो। नॉन लीनियर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए दोनों वेरिएबल्स के बीच में। दूसरा है कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म। मतलब एरर टर्म जो होगा हमारा कांस्टेंट वेरिएंस होगा उसका अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के लिए। कांस्टेंट वेरिएंस जो एरर टर्म है हमारा, वो है प्रिडिक्ट, जो हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है उसे हम एरर टर्म कहते हैं, और वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर टर्म, जैसे हम देखते हैं जनरली हमारे डेटा टाइम सीरीज एनालिसिस का भी डेटा होता है, क्रॉस सेक्शनल भी डेटा होता है, हमारा पैनल डेटा भी होता है। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर टर्म की नहीं होती है, लेकिन जो हमारा टाइम सीरीज डेटा होता है, जैसे लास्ट 1 ईयर का सेंसेक्स का डेटा है हमारे पास, या 20 ईयर्स का जीडीपी का डेटा है, या किसी कंपनी का मंथली सेल्स का डेटा है हमारा, तो उसमें जो एरर टर्म होगा ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड, जिसे हम एरर टर्म या रेजिडुअल कहते हैं, वो जो स्कोर है प्रीवियस केस से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए हम डर्बिन वाटसन टेस्ट का भी यूज करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। फिर इसके बाद जो नॉर्मेलिटी है, मतलब जो एरर टर्म है, खास तौर से ये बात ध्यान देने की है, मैं बात एरर टर्म की कर रहा हूँ, ये नॉर्मल होना चाहिए। जो एरर टर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हिस्टोग्राम आएगा हमारा, वो बेल शेप्ड में होना चाहिए। उसके ऊपर जब हम सुपर इम्पोज करेंगे नॉर्मल कर्व, तो वो स्क्यूड डेटा ना हो, या पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड है। अगर पॉजिटिव स्क्यूड है, फिर हम उसको डेटा को करेक्ट करेंगे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है। अभी हम जब अपने रियल स्टडी लेंगे उसमें लीनियरिटी कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म कैसे निकालेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर टर्म्स और नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। फिर दोस्तों इसमें हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये जो रिग्रेशन मॉडल है इसमें स्टेप वाइज मेथड यूज करते हैं, और फिर हम मल्टीपल आर बेसिकली एक कोरिलेशन बिटवीन दी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर उसके बाद हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। मतलब इसका जो मल्टीपल हमारा आर है, या कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जिसे हम आर स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जो ये शो करता है वेरिएंस को शो कर रहा है बेसिकली। ये सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है। जब इसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल सम ऑफ रिग्रेशन को टोटल सम ऑफ स्क्वायर से, तब हम आर स्क्वायर या वेरिएंस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू लेस होनी चाहिए, और जो प्रेडिक्टेड माइनस जो मीन वैल्यू है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए।
फिर इसमें एक टेबल भी आती है एनोवा एंड एफ रेशो टेबल, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दो तरीके के होंगे, जिसमें एक तो अनस्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोफिशिएंट भी हम निकालते हैं, टी वैल्यू। और मल्टीपल जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में एक कोलिनियरिटी की एक प्रॉब्लम होती है, मल्टी कोलिनियरिटी या कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब है जब एक ही जो वेरिएबल है उस डिपेंडेंट वेरिएबल को दो सेम वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जो दोनों वेरिएबल है वो अनरिलेटेड होना चाहिए, उनमें आपस में हाईली कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हाईली कोरिलेशन है तो कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। और दो से ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो हाईली कोरिलेटेड हैं एक दूसरे के, तो उस प्रॉब्लम को हम मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। और मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमारे पास एक तो जो है टॉलरेंस के थ्रू या VIF के थ्रू हम चेक कर सकते हैं अपने डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं है, या कितनी डिजायरेबल है। ठीक है, इसके बाद फाइनली हमारे पास एक मॉडल आएगा। जैसे मॉडल हमने बताया कि इस फॉर्म में हमारा मॉडल होगा y इक्वल टू a प्लस b1, a जो है हमारा ये होगा इंटरसेप्ट, और b1 b2 b3 ये सब हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट x1 x2 x3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक केस स्टडी हम लेते हैं और उसके थ्रू फिर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आगे सॉल्व करेंगे। केस स्टडी का नाम है नेशनल कंपनी। नेशनल कंपनी इज ए बुक पब्लिशिंग कंपनी बेसिकली, और ये क्या है, इनके जो कस्टमर्स हैं वो एक तो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे बुक सेलर हैं। दोनों ही नेशनल पब्लिशिंग जो एक कंपनी है उससे बुक्स खरीदती हैं। और हमने 120 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और 20 क्वेश्चंस उनसे हमने पूछे हैं अपने रेस्पोंडेंट से। रेस्पोंडेंट्स हमारे बेसिकली या तो बुक सेलर हैं या हमारे जो रेस्पोंडेंट हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब ये जो बुक्स जो है इसमें इन्होंने अपनी इमेज जानने के लिए, परफॉर्मेंस जानने के लिए 15 जो है परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को तैयार किया है, और 5 हमने कैटेगरिकल वेरिएबल भी लिए हैं। तो इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे हैं, और जो परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको हमने 0 to 10 के स्केल में पूछा है। 0 का मतलब है पुअर कंडीशन और 10 का मतलब है एक्सीलेंट। अगर कोई भी किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को लेकर 0 या 1 के आसपास वैल्यू देता है, इसका मतलब वो उसको पुअर मान रहा है, और 10 दे रहा है तो उस एट्रीब्यूट को वो एक्सीलेंट मान रहा है। देखिए 15 जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है नेशनल कंपनी यूजेस ऑनलाइन सर्विसेज। हमने ये क्वेश्चन रेस्पोंडेंट से पूछा और कहा कि भाई आपको 0 to 10 के बीच में रेट करना है। अब वो जो रेट करेगा, अगर 1 या 2 कर रहा है तो इसका मतलब है उन्हें कंपनी की ऑनलाइन सर्विसेज अच्छी नहीं लगती, पुअर लगती हैं। और अगर वो 7.8 या 8 के आसपास कर रहा है तब हम उनको जो ऑनलाइन सर्विसेज है कंपनी की वो एक्सीलेंट लग रही है। सेकंड पूछा क्वेश्चन हमने कि दिस कंपनी प्रोवाइड्स ई मटेरियल टू दी टीचर्स, जैसे पीपीटी है या कोई एक्सेल में डेटा है, क्या वो प्रोवाइड कराते हैं। इसमें भी हमने उनसे पूछा 0 to 10 के स्केल में, और उस अगर वो 0.1 या 1.2 टिक करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें ये कंडीशन जो है पुअर लग रही है, और अगर वो 8.2 8.3 समथिंग करते हैं तो इसका मतलब है ई मटेरियल उनको मिल रहा है। फिर पेपर क्वालिटी के बारे में पूछा, कंप्लेंट रिजोल्यूशन के बारे में पूछा कि कंपनी टाइमली आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सही करती है या नहीं, रिजोल्व करती है। फिर हमने पूछा कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे करती है कंपनी। फिर कौन कौन सी बुक्स वो पब्लिश करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल एंड मैनेजमेंट की। सेल्स फोर्स की इमेज कैसी है लोगों के बीच में। तो इस तरीके से हमने करीब करीब 15 क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो परसेप्शन बेस्ड हैं, और जो 5 क्वेश्चंस हैं हमारे वो हैं कैटेगरिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमने पूछा है कि जो कस्टमर्स के बारे में कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं कि बुक सेलर है। फिर ये जो प्रोडक्ट हम डेवलपिंग कंट्रीज में भी बेच रहे हैं और डेवलप्ड कंट्री में भी बेच रहे हैं।
फिर जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी की वो लो प्राइस भी है और हाई प्राइस भी है, दोनों ही तरीके की कंपनी है। और ये जो बुक जो लोग खरीद रहे हैं वो इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट। 19th वेरिएबल है हमारे पास, ये विच बुक डू यू बाय, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट, इस तरीके से कैटेगरिकल वेरिएबल का क्वेश्चन है। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा व्हाट इज योर पेमेंट मोड, की कैश से करते हैं आप या ऑनलाइन से। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इस केस स्टडी में 20 क्वेश्चन है, पर जो 15 क्वेश्चन है वो परसेप्शन बेस्ड है और 5 हमारे पास कैटेगरिकल क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो डेटा है वो हम उसको देख लेते हैं। ये जो हमारे पास डेटा है, डेटा इसमें 100 जो 20 रेस्पोंडेंट है, ये देखिए 120 रेस्पोंडेंट का हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। और डेटा के नेचर को समझने के लिए पहले हम वेरिएबल्स में जाएंगे कि वेरिएबल व्यू में कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जितने हमने बताया आपको 15 हमारे पास परसेप्शन बेस्ड है। और सभी क्वेश्चंस को हमने कहा है रेट करने के लिए 0 और 10 के बीच में। 0 का मतलब है पुअर और 10 का मतलब है एक्सीलेंट। और 5 जो है हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है, जैसे 0 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोड दिया है, 1 बुक सेलर को दिया है। इस तरीके से ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों देखिए इन क्वेश्चंस को समझ लें कि ये डेटा हमने एंट्री कैसे की है। ये पहला नंबर का रेस्पोंडेंट है, इसने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो रेट किया है, जैसे क्वेश्चन था नेशनल कंपनी यूजेस ऑनलाइन सर्विसेज, तो इसने 4.20 को टिक किया है। सेकंड क्वेश्चन के लिए इन्होंने अपना रेटिंग दी है, दिस कंपनी प्रोवाइड्स ई मटेरियल टू दी टीचर्स 2.60, मतलब पुअर परफॉर्मेंस है कंपनी की जो ई मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। फिर है पेपर क्वालिटी, जो बुक का जो पेपर है वो उन्हें 7.9 दिया। और फिर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लेंट रिजॉल्व टाइमली बाय कंपनी 6.10। इस तरीके से ये हॉरिजेंटल में हम देख रहे हैं रेस्पोंडेंट 1 के जवाब है, ऐसा ही रेस्पोंडेंट 2 जो है हमारा उसके जवाब ये है। इस तरीके से ये हमारे पास डेटा है। अब देखिए इसको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करने के लिए हम लोग एनालाइज रिग्रेशन में जाएंगे, फिर लीनियर, और इसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो है सेटिस्फेक्शन डिपेंड वेरिएबल है। और ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इनको हमने सबको ले लिया इंडिपेंडेंट में, ठीक है। इसके बाद एंटर में हम करेंगे स्टेप वाइज के बाद देखिए स्टैटिस्टिक्स में हमने एस्टिमेट और मॉडल फिट, आर स्क्वायर, चेंज, डेस्क्रिप्टिव, पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन और जो है कंटिन्यू हमने किया। इसके बाद प्लॉट्स में ये जेड प्रेडिक्टेड हमारा एक्स एक्सिस में आएगा और जेड रेजिडुअल जो है हमारा वाई एक्सिस में। और इसके बाद हमें हिस्टोग्राम की भी जरूरत है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट की भी, प्रोड्यूस ऑल पार्शियल प्लॉट्स की कंटिन्यू करेंगे हम। और इसके बाद हम चाहे तो अनस्टैंडर्ड जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और रेजिडुअल, इन दोनों की वैल्यू भी हम ले सकते हैं, ये डिजायरेबल है। और इसके बाद जो ऑप्शंस में इसमें हमें कुछ नहीं करना, और ये फिर इसके बाद हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया है देखिए दोस्तों वो इस फॉर्म में है, जिसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, कोरिलेशन के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में मॉडल समरी की गई है, एनोवा, कोफिशिएंट, एक्सक्लूड वेरिएबल, रेजिडुअल स्टैटिस्टिक्स, और ये सारे ग्राफ्स हैं हमारे एजम्पशंस को लेकर, ठीक है। तो अब ये जो 1 by 1 जो हमारा डेटा है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।